हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द डेवलपर गुरु पे। अभी तक अपने जावा के बारे में काफी कुछ पढ़ लिया, अपनी काफी क्लासेज हो चुकी हैं। ठीक है, तो अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था थ्रेड्स के बारे में। ठीक है, तो मैंने थ्रेड्स के लिए 3 वीडियो बना दिए हैं। ठीक है, फिर भी अगर किसी को कोई डाउट्स रहता है तो आप वो कमेंट्स वगैरह में डाल सकते हैं। ठीक है, एक काफी टाइम से डिमांड आ रही थी कि मैंने सिर्फ प्रोग्रामिंग लेवल पे करवाया था। मैं थ्योरेटिकल पार्ट मैंने कम करवाया क्योंकि मैं प्रोग्रामिंग के थ्रू ही आपको थ्योरेटिकल समझाना चाह रहा हूँ। लेकिन फिर भी काफी लोगों ने पूछा कि जेवीएम के बारे में, रिन के बारे में आपने थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन नहीं किया। तो चलिए आज मैं उसी पे बात करूंगा कि जावा है वो एक तरह से क्या है, अपन स्टार्टिंग से बात करेंगे कि जावा पे मतलब कैसे कोड अपना एग्जीक्यूट होता है, कैसे सी प्लस प्लस में क्या कमियां थी। ठीक है, उन सब पॉइंट्स पे मैं आज का वीडियो बनाऊंगा। और फिर अपन अगले अगले कुछ वीडियोज में बात करेंगे जो अपनी एडब्ल्यूटी स्विंग्स है या फिर अपलेट्स हैं उनके बारे में। तो चलिए आज बात करते हैं अपन। ठीक है, कि अपने को जावा की जरूरत क्यों पड़ी जब अपने पास सी प्लस प्लस थी, या सी प्लस प्लस में ऐसा क्या था। तो आप लोगों ने देखा होगा कि अपन आज मैं कोडिंग के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि जब अपन जावा के सी के अंदर कोई प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सी के अंदर प्रोग्राम बनाया। ठीक है, तो आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा अपन लिखते हैं हैश इंक्लूड। ठीक है, इस टाइप से अपन बनाते हैं stdio.h। ठीक है, और अपन हैश इंक्लूड कोन्यू डॉट एच। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इंक्लूड यूज लेते हैं। जबकि अपन जावा के अंदर क्या यूज करते हैं, इंपोर्ट। क्या यूज करते हैं, इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो इनमें और उसमें, इंक्लूड में इंपोर्ट में क्या फर्क है, चलिए आज अपन इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो सी के अंदर अपन कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एक प्रोग्राम बनाया, उसके अंदर अपन ने मेन फंक्शन बनाया। ठीक है, तो उसके अंदर आप जो भी प्रोग्राम बनाओगे वो किस नाम से सेव करते हो, डॉट सी एक्सटेंशन रहता है। ठीक है, अगर अपन कंपेयर करें जावा के अंदर, तो जावा के अंदर क्लास का नाम डॉट जावा नाम से, तो उसमें डॉट जावा एक्सटेंशन रहता है। अब सी के अंदर आप कंपाइल करते हो तब अपने पास कौन सी फाइल बनती है, ऑब्जेक्ट फाइल बनती है। किस नाम से, डेमो डॉट ओबीजे। ठीक है, ये अपन में बात कर रहे हैं सी की। ठीक है, फिर अगर अपन इसको एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं, तो कौन सी फाइल बनती है, EXE फाइल बनती है। राइट है, और फिर EXE फाइल क्या करेगी, आपका आउटपुट शो कर देगी। ठीक है, जबकि अगर जावा की बात करूं तो अपन किस टाइप से, डेमो डॉट जावा नाम से फाइल बनाएंगे। आप उसको कंपाइल करोगे तो फाइल किस नाम से बनेगी, डेमो डॉट क्लास नाम से। और फिर आप उसको क्या करोगे, जेवीएम उसको क्या करेगा, आउटपुट शो कर देगा। ठीक है, जेवीएम किस पे काम करता है, क्लास फाइल पे काम करता है। ठीक है, तो कंपाइल करने के लिए तो अपने पास क्या है, जावा कंपाइलर है। ठीक है, वो क्या करेगा, वो जेवीएम के बाहर काम करता है। वो क्या करता है, अपना जो सोर्स कोड है उसको बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। किसमें, सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा पहले इस सी के बारे में। ठीक है, कि सी में ऐसी क्या कमियां थी जिनके लिए उसको जावा यूज करनी पड़ी। ठीक है, अब जब आप सी के अंदर कोई भी प्रोग्राम लिखते हो, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया वॉइड मैन। ठीक है, मैं ज्यादा बड़ा प्रोग्राम ना लिखे, मैं सिर्फ प्रिंट एफ करा रहा हूं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया कुछ भी हेलो, तो ये क्या करेगा मेरा, ठीक है, हेलो प्रिंट कर देगा। अब यहाँ पे मैंने, अब अपन इसको सेव किस नाम से करेंगे, सी के प्रोग्राम को डॉट सी एक्सटेंशन से। ठीक है, डॉट सी एक्सटेंशन किया। आप अब जब आप इंक्लूड करते हो, ठीक है, आप जैसे ही कंपाइल करते हो तो कंपाइल क्या करेगा, सबसे पहले जो भी आपने लाइब्रेरीज यूज की हैं, ये क्या है, हेडर फाइल्स हैं, आपकी लाइब्रेरीज हैं, इनको क्या करेगा, कोड में इंक्लूड करेगा। क्या करेगा, कोड में इंक्लूड करेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा 10 लाइन का कोड है। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको कंपाइल किया तो क्या फाइल बन गई, डेमो डॉट ओबीजे फाइल बन गई। तो उस ओबीजे फाइल के अंदर कितनी लाइन्स हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल मानू कि स्टूडियो डॉट एच में 200 लाइन्स है, कोनियो डॉट एच में 200 लाइन्स है, तो 410 लाइन्स किस में होंगी, ओबीजे फाइल में होंगी। तो ये क्या कर रहा है, उस हेडर फाइल्स को क्या कर रहा है, आपके कोड में इंक्लूड कर रहा है। आपके कोड में इंक्लूड कर दिया, इसके जो भी फंक्शन थे, जैसे प्रिंटफ यूज बात कर रहे हैं, तो प्रिंटफ फंक्शन था, इसको क्या किया, यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आप इस प्रिंटफ को डायरेक्टली पास कॉल कर रहे हो। आपके क्या है, उसी फाइल के अंदर क्या करेगा, जावा में वो सी के अंदर, उसी के अंदर आपको क्या करेगा, उस हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर देगा। क्लियर है, चलिए उसके बाद आप क्या करते हो, उसको एग्जीक्यूट करते हो।
ठीक है। एग्जीक्यूट करने पर क्या करते हो आप? एग्जीक्यूट करने पे कोई भी अपना जो ऑब्जेक्ट, जो फाइल बनी ओबीजे फाइल, उसको क्या करेगा कि वो एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाए। एग्जीक्यूटेबल फाइल क्या होती है कि भाई जिस फाइल का जो अपना माइक्रो प्रोसेसर, अपन जो भी प्रोसेसर यूज कर रहे हैं उसके लिए अंडरस्टैंडेबल हो जाए। अंडरस्टैंडेबल वो क्या यूज करते हैं? मशीन कोड यूज करते हैं। तो अपनी जो ऑब्जेक्ट फाइल बनी, ठीक है, उसको किस में कन्वर्ट करेगा? EXE फाइल में कन्वर्ट करेगा, मतलब मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। किसमें कन्वर्ट करेगा? मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। ठीक है। तो जो मान लो एक डेमो डॉट सी जो मेरी 1 KB की फाइल थी, जब मैं डेमो डॉट ओबीजे को देखूंगा तो वो कितने KB की होगी? 4 KB, 5 KB, 10 KB, 12 KB की होगी। उसमें आपने जितनी हेडर फाइल्स इंक्लूड करोगे उतनी उसकी साइज बढ़ती जाएगी। ठीक है। जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो जो आपका हेडर फाइल्स जो ऐड हुई, ठीक है, जो भी आपके इंस्ट्रक्शंस थे उनको किस में कन्वर्ट करेगा? मशीन कोड में करेगा। तो मशीन कोड में आप जैसे वन की, मैं मान लो ए लिखा, ए को आप जैसे मशीन कोड की बात करूं तो 10110001 इस टाइप से आप लिखते हो। वो क्या 0 और 1 को ही समझता है। ठीक है। तो जब आप डेमो डॉट सी 1 KB की फाइल बनाते हो तो वो डेमो डॉट ओबीजे कितने KB की? 10 से 12 KB की फाइल बनेगी। और EXE फाइल देखोगे तो 15 से 20 KB की फाइल बनेगी। तो इसमें क्या है, साइज लगातार इंक्रीज होती जा रही है। क्यों? क्योंकि एक तो क्या हो रहा है, कंपाइल टाइम पे आपकी हेडर फाइल्स इंक्लूड हो रही है और रन टाइम पे आपका क्या हो रहा है, उसका वो मशीन कोड में कन्वर्जन हो रहा है। चलिए अब बात करते हैं जावा की। ठीक है। डेमो डॉट जावा मैंने एक फाइल बनाई। ठीक है। मैंने यहाँ पे एक जावा फाइल बना रखी है मैंने। ये फॉर एग्जाम्पल मेरी 1 KB की फाइल है, 10 लाइन की। इसमें आपने जावा डॉट आईओ को इंपोर्ट कर दिया। ठीक है। यहाँ पे आप कोई जैसे जावा डॉट लैंग की बात कर लूं मैं। ठीक है। जावा डॉट लैंग की बात कर लेते हैं। बाय डिफॉल्ट पैकेज इंपोर्ट आता है। ठीक है। तो इसमें क्या है आपका, यहाँ पे आप स्ट्रिंग क्लास यूज ले रहे हो। ठीक है। तो इंपोर्ट के अंदर क्या होगा, जो भी आपको फंक्शनलिटी आप यूज कर रहे हो ना, तो ये क्या करेगा, वहां पे लाइब्रेरी में जाएगा, वहीं पे ही फंक्शनलिटी को एग्जीक्यूट करेगा और वहां से सिर्फ क्या लेके आएगा, आपका आउटपुट लेके आएगा। ठीक है। वहां से क्या लेके आएगा, ये सब जिम्मेदारी किसकी है? जेवीएम की। जेवीएम सब हैंडल करता है उसके इसमें। रन टाइम पे सब कुछ एक्जीक्यूट होता है अपना। ठीक है। तो रन टाइम पे अगर कोई अपन जिस भी पैकेज को इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, उस पैकेज के अंदर जो भी अपने फंक्शन यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं कि भाई प्रिंटलन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्ट्रीम का मैं प्रिंटलन मेथड यूज करता हूं, तो वो क्या करेगा, वहां पे जाएगा, उससे जो आउटपुट आएगा सिर्फ उसको आउटपुट को लेके आएगा, ना कि वो पूरी। जैसे मैं जावा डॉट लैंग डॉट स्टार कर दी तो यहाँ पे इसके अंदर पैकेज के अंदर 200 क्लास फाइलें हैं। ठीक है। 200 क्लास फाइलें। ठीक है। तो उन क्लासेज को इसने ऐड कर देगा फॉर एग्जांपल। तो इस साइज की साइज क्या हो जाएगी, इसकी साइज तो फिर एमबी में चली जाएगी, अगर आपने 10 इंपोर्ट कर लिए पैकेज तो ऐसा जावा के अंदर ऐसा नहीं है। जावा के अंदर वो जिस भी लाइब्रेरी में, वहां पे लाइब्रेरी में जाता है और वहां से सिर्फ क्या लेके आता है, रिजल्ट लेके आता है। ठीक है। तो कंपाइलर क्या करता है, जो अपने डेमो डॉट जावा है इसको कंपाइल करेगा। कंपाइल करने का मतलब है उस जावा कोड को क्या करेगा, बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा। किसके अंदर? बाइट कोड के अंदर। ठीक है। बाइट कोड में कन्वर्ट कर दिया। अब जेवीएम की जिम्मेदारी होती है कि जो भी जेवीएम क्या होता है कि अपना सिस्टम डिपेंडेंट है। जेवीएम जैसे आप, मैं अगर विंडोज की बात करूं तो विंडोज के लिए अलग मिलेगा आपको, या मैं लाइनक्स की बात करूं वहां के लिए अलग मिलेगा। वो क्या करेगा, ये जो बाइट कोड है उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। कौन? जेवीएम। किस मशीन कोड के अकॉर्डिंग? जिस मशीन के अंदर आप जेवीएम को इंस्टॉल कर रखा आपने। ठीक है। तो जेवीएम क्या एक मशीन नहीं है, जेवीएम भी एक क्या है, सॉफ्टवेयर, एक प्रोग्राम है जो क्या करेगा, बाइट कोड को किस में कन्वर्ट करेगा, मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। ठीक है। तो जो अपन बाइट कोड यहां से देते हैं, ठीक है, जो भी बाइट कोड अपन देते हैं वो हर एक मशीन पे इसलिए चल जाता है क्योंकि वहां पे क्या है, जेवीएम डिपेंडेंट है। वो जेवीएम क्या करता है, उसको उस मशीन के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर देता है। जो भी अपने बाइट कोड दिया उसको जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे, जिस भी प्रोसेसर पे आप यूज कर रहे हो, ठीक है, उस पर क्या करेगा, वो उसके हिसाब से कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। जबकि आपने देखा वो डेमो डॉट एक्सी, आप एक्सी फाइल बनाते हो या कोई भी आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो तो उसमें आता है कि विंडोज के अंदर भी अगर आपने प्रोसेसर से अलग ले रखे हैं तो वहां पे वो काम नहीं करता। जैसे मान लो विंडोज के अंदर अगर ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोसेसर दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो आपने देखी होगी जो फाइल्स आती हैं जो है वो लाइनक्स के लिए अलग सॉफ्टवेयर डाउनलोड आता है, विंडोज के लिए अलग डाउनलोड आता है। ठीक है। तो चलिए आज इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में अपन और बात करते हैं। ठीक है। तो चलिए सी के बारे में बात करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि अपना जो भी सोर्स कोड होता है वो अपन डॉट सी एक्सटेंशन से सेव करते हैं। ठीक है। उसके बाद जब जैसे उसको अपन कंपाइल करेंगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। उसमें क्या है, आपका ऑब्जेक्ट कोड है।
वो क्या करेगा, सारी हेडर फाइल्स वगैरह जो भी आपका इंक्लूड है उन सबको इंक्लूड कर देगा, और जब आप रन करोगे तो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एग्जीक्यूटेबल कोड में, और वो आपको क्या कर देगा, आउटपुट शो कर देगा। क्लियर है। अपन जावा की बात करें तो जावा के अंदर जो सोर्स कोड अपन किस एक्सटेंशन सेव करते हैं, डॉट जावा से। ठीक है, जब आपकी जो अब आप कंपाइल करोगे यहाँ पे, ठीक है, तो जो कंपाइलर है वो क्या करेगा, उस जावा जो अपना सोर्स कोड है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, बाइट कोड में कन्वर्ट कर देगा। किसमें, बाइट कोड में कन्वर्ट कर देगा। और फिर जेवीएम क्या करेगा, उस बाइट कोड को क्या करेगा, मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा और उसका अकॉर्डिंग अपने को आउटपुट दिखा देगा। क्लियर है सभी को। ठीक है, इसलिए क्या है, जावा को अपन नॉर्मली क्या बोलते हैं कि सिस्टम इंडिपेंडेंट है। सिस्टम इंडिपेंडेंट किसकी वजह से, जेवीएम की वजह से है, जबकि जेवीएम क्या है, सिस्टम डिपेंडेंट है। ठीक है, जेवीएम का आप सबको पता है, जावा वर्चुअल मशीन अपनी, जो वो क्या है, अपनी क्या, जावा वर्चुअल मशीन क्या है, एक प्रोग्राम ही अपना, जो इसको क्या करेगा, बाइट कोड को कन्वर्ट करने का काम करेगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए, अब जावा है वो नेटवर्क के लिए, मतलब अपन अगर नेटवर्किंग की बात करें और है तो उसके लिए सी ज्यादा सुटेबल है या जावा ज्यादा सुटेबल है। आपने आजकल देखा होगा जो भी आपकी वेबसाइट्स वगैरह हैं और हैं वो सबसे ज्यादा जावा वगैरह पे बनती हैं। स्प्रिंग बूट वगैरह में बात कर लीजिए या माइक्रो सर्विस के बारे में बात कर लीजिए, सबसे ज्यादा किस पे, जावा पे है। ठीक है, तो ये जावा इसके लिए सुटेबल क्यों है, नेटवर्किंग के लिए सुटेबल क्यों है। ठीक है, जब आप कोई भी नेटवर्क पे काम करते हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं मेल भेजना है मुझे किसी के पास, ठीक है, तो आप मेल भेजते हो तो वो मेल आपका कहीं जाता है तो उसको हो सकता है किसी ने बीच में उस मेल को हैक कर ले कोई। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, जावा के अंदर क्या सॉल्यूशन है, जावा जावा क्या यूज करती है, इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। ठीक है, तो जो भी आप क्या करोगे, ठीक है, आपका जो कोड था, मान लो आपने कोई मेल भेजा, वो क्या रीडेबल फॉर्मेट होता है, तो उसको अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा कौन, इंक्रिप्शन, इनक्रिप्ट कर देगा उस कोड को। तो जो भी अगर किसी ने उसको रीड करने की कोशिश भी की होगी तो वो रीड नहीं कर पाएगा। और जब वो जो एंड यूजर है जिसके पास आपने मेल किया है, वहां पे आप क्या अप्लाई करते हो, डिक्रिप्शन अप्लाई करते हो, तो वो क्या कर देता है, जो इनक्रिप्टेड कोड है या जो भी इनक्रिप्टेड फाइल है उसको डिक्रिप्टेड कर देता है, ओरिजिनल फाइल में कन्वर्ट कर देता है। तो ये क्या है, नेटवर्किंग के लिए क्या है, सबसे बेस्ट है। ठीक है, क्योंकि आपका क्या है, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन इसमें एक हाई लेवल पे है। जैसे आपने MD5 वगैरह इंक्रिप्शन वगैरह के बारे में सुना होगा। ठीक है, तो वो ये क्या है, एक हाई लेवल पे इसके अंदर इंक्रिप्शन की यूज करके इसको इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन किया जाता है, जिससे क्या होता है, अपना अनरीडेबल फॉर्मेट बन जाता है। क्योंकि इसमें क्या की यूज होती है, जो किसको पता होती है, जिसको भेजा है उसको पता है। ठीक है, इसमें प्राइवेट एंड पब्लिक की दोनों होती है, तो जिसने भेजा उसको भी पता है और जिसके पास गया सिर्फ उसको पता है की के बारे में। ठीक है, तो सिर्फ वही उनको ओपन कर सकते हैं और वही उनको रीड फॉर्मेट में अवेलेबल करा सकते हैं। जैसे आपने कई बार आप सिक्योरिटी के लिए देखा होगा, कोई बैंक से डॉक्यूमेंट आता है PDF वगैरह का, ठीक है, जब आप PDF को ओपन करते हो तो उसमें क्या है, आपको पासवर्ड देना पड़ता है। तो वो पासवर्ड या तो बैंक बैंक की तरफ से आया आपके पास, तो मेल के अंदर लिखा होता है, या फिर आपको पता होता है, उसने बोल दिया कि आपको आपका पैन कार्ड डालना है, आपका डेट ऑफ बर्थ नाम के साथ डालना है। तो वो क्या करते हैं, वो एक तरह से वो की है, वो क्या आपकी पब्लिक की है, ना कि एक प्राइवेट की अपन नॉर्मली क्या है, प्रोग्राम के अंदर ही यूज करते हैं। ठीक है, चलिए, उसके अलावा अगर मान लो कोई टेम्परिंग हो रही है और हो रही है तो उसको भी इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन से अपन रोक सकते हैं। ठीक है, अपन बात कर रहे हैं कि जावा नेटवर्क के लिए सुटेबल क्यों है। चलिए, आगे क्या होता है कि अपन कई बार क्या है, आइडेंटिटी भी लोग छुपाते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल में कोई भी अगर आप मतलब कोई आइडेंटिटी छुपा के कोई टास्क एग्जीक्यूट कर रहा है और कर रहा है, या कोई आप साइन करना है किसी का, ठीक है, दूसरे की जगह आप साइन कर सकते हो। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं भाई, इम्पर्सोनेशन बोलते हैं, कि भाई आप दूसरे पर्सन की तरह बिहेव कर रहे हो। ठीक है, इसको अपन जावा के अंदर किस टाइप से हैंडल कर सकते हैं, इसको अपन जावा के अंदर डिजिटल सिग्नेचर से हैंडल कर सकते हैं। डिजिटल सिग्नेचर क्या है, आपका एक सिग्नेचर है, ठीक है, जिसको सिर्फ आप ही एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं वायरसेस वगैरह को रोकने की। ठीक है, तो आपने EXE फाइल के अंदर देखा होगा सबसे ज्यादा वायरसेस होते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटेबल कोड होता है, वो जैसे आप रन करते हो आपका सिस्टम में वायरसेस वगैरह घुस जाते हैं। ठीक है, तो वायरसेस वगैरह कौन सी फाइलें मोस्टली यूज करते हैं, EXE फाइल को सबसे ज्यादा यूज करते हैं, या फिर अपने जो डॉक्यूमेंट है, या कोई JPG है, या कोई वीडियो फाइल्स है, ठीक है, उन्हीं के थ्रू है। .txt फाइल में कभी वायरसेस एग्जीक्यूट नहीं होते, क्योंकि वो रनेबल नहीं होती, वो एग्जीक्यूटेबल नहीं होती। ठीक है, तो अपना नॉर्मली जो जावा का कोड है, ठीक है, वो किस में है, आपका किस में, टेक्स्ट फाइल में ही है सारा का सारा। ठीक है, और बाइट कोड भी आपका किस में है, टेक्स्ट फाइल में। तो सारा काम आपका किस में हो रहा है। ठीक है, और
जेवीएम भी ये ध्यान रखना है, जब बाइट कोड आपका जेवीएम जब कन्वर्ट करता है उसको मशीन कोड में, तो वो ध्यान रखता है कि उस फाइल के अंदर उसके जो जावा के इंस्ट्रक्शंस हैं सिर्फ उन्हीं को यूज किया गया है, ना कि दूसरे इंस्ट्रक्शंस को यूज किया गया है। क्लियर है सभी को? चलिए अब बात करते हैं जैव जेवीएम की। ठीक है, कि अपने एक तो प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, और उसमें मेमोरी एलोकेशन किस टाइप से होता है। ठीक है, मेमोरी एलोकेशन किस टाइप से होता है, चलिए बात करते हैं मेमोरी एलोकेशन की। ठीक है, आप सबको डायग्राम दिख ही रहा होगा। ठीक है, तो चलिए अब इसकी बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो जेवीएम को अपन क्या देते हैं, जावा फाइल नहीं, जेवीएम किसको लेता है, बाइट कोड्स को, तो जो किस फाइल में है, क्लास फाइल के अंदर है। ठीक है, तो अपना सबसे पहले जो जेवीएम है वो मतलब नॉर्मली अपन क्या है जेवीएम को, कि भाई जो भी आपका बाइट कोड है, इंस्ट्रक्शंस है, उनको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करने का काम करेगा जेवीएम। लेकिन वो करता कैसे है, मेमोरीज कैसे लोड करता है, रन टाइम पे, क्योंकि सब क्या करता है वो रन टाइम पे करता है। ठीक है, तो इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो जब भी आप कोई भी क्लास फाइल है, ठीक है, वो क्या करते हैं जेवीएम को देते हो। जेवीएम में क्या है, क्लास लोडर सब सिस्टम। यहां पे आप देख रहे हो, इसके नाम से आपको पता चल रहा है क्लास लोडर सब सिस्टम, जिसका सबसे पहले काम क्या होगा कि जो भी आपकी डॉट क्लास फाइल है उसको मेमोरी के अंदर लोड करेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करेगा, उस क्लास फाइल को मेमोरी के अंदर लोड करेगा। सेकेंड थिंग वो क्या करता है, वेरीफाई करता है किस चीज को, ठीक है, बाइट कोड जो अपने इंस्ट्रक्शंस, बाइट कोड इंस्ट्रक्शंस जो अपने जावा फाइल को क्लास फाइल में कन्वर्ट किया है, तो उसके अंदर क्या है, बाइट कोड्स हैं, उन बाइट कोड्स को चेक करेगा कि वो सब प्रॉपर हैं या नहीं है। अगर बाइट कोड के साथ कोई छेड़खानी होती है या बाइट कोड प्रॉपर नहीं मिलते, तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा, रन टाइम पे एक्सेप्शन दे देगा या आपको एरर दे देगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेगा, क्लास लोडर, आपकी क्लास लोड हो गई, आपने उसको वेरीफाई कर लिया, अगर वो वेरीफाई है तो उस क्लास के अंदर ऑब्वियस सी बात है कि आपने उस क्लास में क्या लिए होंगे, वेरिएबल्स लिए होंगे, मेथड्स लिए होंगे, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए होंगे, तो उन सबको क्या करेगा, मेमोरी एलोकेट करने का काम करेगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्लास को लोड करेगा। ठीक है, और उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद उसको वेरीफाई करेगा। ठीक है, और थर्ड थिंग क्या करेगा, जो भी उसके अंदर मेथड्स वेरिएबल्स हैं उन सबको मेमोरी एलोकेशन का काम करेगा। ठीक है, और वो सब क्या है, अपना रन टाइम पे होता है, ये अपना रनेबल डाटा एरिया। चलिए अब इनके बारे में अपन बात करते हैं, मेमोरी को किस टाइप से वो अलॉट करता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले है मेथड एरिया। मेथड एरिया क्या है, एक अपना यहाँ पे ये सब मेमोरी ब्लॉक है, मेथड एरिया, हीप, जावा स्टैक्स, पीसी रजिस्टर, जो नेटिव मेथड स्टैक्स बना रखे हैं, ये सब क्या है, अपने मेमोरी ब्लॉक है। ठीक है, तो जो भी आपके कोड के अंदर, ठीक है, आप कोड लिखते हो, जैसे यहाँ पे आपने जो भी कोड लिखा, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ i इक्वल्स टू 10। ठीक है, फिर आउट, मैंने i को प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, मैंने एक क्लास का ऑब्जेक्ट और क्रिएट कर लेता हूँ किसी भी थ्रेड t इक्वल्स टू न्यू थ्रेड। ठीक है, चलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, एक वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, उसको प्रिंट आउट कर दिया, अपने ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर लिया, अपना एक मेथड भी है। ठीक है, तो ये सब क्लास के क्या है, क्लास की ही प्रॉपर्टीज हैं, क्या वेरिएबल्स हैं, मेथड्स हैं, ये सब। तो मेथड एरिया क्या करेगा कि क्लास के अंदर जो भी वेरिएबल्स हैं, ठीक है, वो उनको क्या करेगा, मेमोरी एलोकेट करेगा। ठीक है, किनको, जो भी क्लास के वेरिएबल्स हैं और जो क्लास के मेथड्स हैं, ठीक है, उनको क्या करेगा, मेमोरी एलोकेट करने का काम करेगा। क्लियर है सभी को, किनको मेथड एरिया, किनको मेमोरी एलोकेट करेगा, जो क्लास के वेरिएबल्स हैं, आपने जो भी वेरिएबल लिए हैं, ठीक है, और जो मेथड्स हैं उनको मेमोरी एलोकेट कहां पे होगी, मेथड एरिया के अंदर। चलिए नेक्स्ट अपन हीप की बात करते हैं। हीप के बारे में मैंने आपको काफी बार पहले भी बताया कि अपना जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं वो हमेशा कहां पे क्रिएट होते हैं, हीप मेमोरी में। ठीक है, तो ये क्या है, जब भी कोई आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, ठीक है, उसी टाइम वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट आप जो क्लास फाइल है वो एग्जीक्यूट होती है, तो उसमें क्या है, रन टाइम पे होता है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसी टाइम जब आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा होगा, ठीक है, उसी टाइम वो क्या करेगा, उसको मेमोरी एलोकेट करेगा। कहां पे, हीप में। ऑब्जेक्ट हमेशा ये ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट हमेशा कहां पे क्रिएट होते हैं, हीप मेमोरी के अंदर।
ठीक है, तो आपको समझ में आ गया मोटा मोटा कि अपना वेरिएबल्स मेथड कहाँ होते हैं, ऑब्जेक्ट्स कहाँ होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जावा स्टैक्स की। ठीक है, जावा स्टैक्स की आप जो भी मेथड्स होते हैं अपने, ठीक है, उसके लिए वो क्या यूज करता है, स्टैक यूज करता है। स्टैक के बारे में सबको पता है कि वन एक के ऊपर एक के ऊपर आपका मेथड एग्जीक्यूशन क्या है, स्टैक बेस्ड होता है। ठीक है, तो जो भी आपका डाटा है या जो भी आपका रिजल्ट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई टेम्परेरी कोई कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं, ए प्लस बी कर रहा हूं, तो ए को और बी को तो असाइन कर दिया आपने मेमोरी किसमें, मेथड एरिया में। लेकिन दोनों का जो रिजल्ट आया, मान लिया ए के अंदर मैंने 10 वैल्यू डाली, बी के अंदर 5 वैल्यू डाली, दोनों का रिजल्ट जो आया उसको तो कहीं ना कहीं आपको स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई ना कोई मेमोरी एलोकेट होगी। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो भी आपका रन टाइम पे जो भी डाटा जनरेट होता है, जो भी रिजल्ट जनरेट होता है, उसको अपन कहां स्टोर करते हैं, जावा स्टैक्स के अंदर। क्लियर है, तो जावा स्टैक्स के अंदर क्या होता है कि जब भी आपका कोई मेथड एग्जीक्यूट होता है या कोई मेथड का जो भी आपका रिजल्ट आता है, ठीक है, आप रिटर्न कर रहे हो कोई मेथड से रिजल्ट को, ठीक है, वो सब कहां स्टोर होगा, आपका जावा स्टैक्स में। ये क्या एक तरह से टेम्परेरी मेमोरी है, आप जैसे ही उसको यूज दूसरे वेरिएबल को असाइन कर दोगे या फिर किसी और, या फिर आप उसको डिलीट कर दोगे तो उसको रिमूव कर देगा। क्लियर है सभी को कि जावा स्टैक्स क्या काम आता है। चलिए, अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन पीसी रजिस्टर की। ठीक है, किसकी बात करते हैं, पीसी रजिस्टर की। चलिए, पीसी रजिस्टर क्या होता है अपना, ठीक है, ये किन के लिए, जो भी आपके इंस्ट्रक्शंस होते हैं मेथड्स के लिए, ठीक है, उनको क्या करेगा, मेमोरी एड्रेस प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, किन के लिए, जो भी मेथड के इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको मेमोरी प्रोवाइड करवाएगा। फॉर एग्जांपल मेरे प्रोग्राम के अंदर मैंने 5 मेथड्स लिखे, ठीक है, तो कितने पीसी रजिस्टर होंगे, 5 ही पीसी रजिस्टर होंगे। ठीक है, पीसी को क्या बोलते हैं, प्रोग्राम काउंटर। कौन सा रजिस्टर है ये, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर है। ठीक है, तो जो भी अपना मेमोरी है, तो अब ये क्या करेगा, मेथड के इंस्ट्रक्शंस को सेव रखेगा, और अपने कितने पीसी रजिस्टर बनेंगे, जितने अपने मेथड्स हैं। क्लियर है सभी को। चलिए, अब बात करते हैं नेटिव नेटिव मेथड स्टैक्स की। नेटिव मेथड स्टैक्स, नेटिव के नाम से क्या क्या समझते हो, कि जहां से आपका ओरिजिन है, जैसे मैं नेटिव प्लेस की बात कर रहे हैं कि आपका नेटिव प्लेस क्या है, तो जहां पे मेरा बर्थ हुआ है, ठीक है, जहां से लैंग्वेजेस निकली हैं उनके, जैसे अपन भाई सी प्लस प्लस की बात करें, तो भाई सी प्लस प्लस वगैरह के, भाई अगर कोई जैसे वहां पे कोई कोड लिखा हुआ है, ठीक है, उसको भी मुझे मेरे प्रोग्राम में, मेरे जावा का प्रोग्राम में उसको लाइब्रेरीज को कॉल करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या यूज करता है, नेटिव मेथड स्टैक्स। नेटिव मेथड स्टैक्स, जो भी आपका नेटिव मेथड्स हैं, ठीक है, उनको, उनके लिए क्या, जो भी अपनी लाइब्रेरीज होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक जावा का, मैंने सी प्लस प्लस का कोई कोड लिख रखा था, ठीक है, एक छोटा सा एप्लीकेशन ही बना रखी थी, जो क्या करती थी, एसएमएस भेजने का काम करती है फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब उसको मुझे मेरे कोड में काम मिले ना, जावा में, जावा में मैंने कोड लिख रखा है सारा कि यूजर्स आएंगे, ठीक है, अब उसमें मान लो कोई भी ऑर्डर करता है, जावा की एक वेबसाइट है, उससे कोई भी ऑर्डर करता है, तो मुझे क्या करना, उस मैसेज को, उसको मैसेज भेजना है। मैसेज भेजने के लिए क्या करूंगा, मैं थर्ड पार्टी को कॉल कर सकता हूं ना। ठीक है, तो एक नेटिव मेथड लाइब्रेरी में क्या है, थर्ड पार्टी है, ठीक है, जिसको मैं एप्लीकेशन में यूज कर रहा हूं, उसको मैं कॉल करूंगा। तो उसकी जो लाइब्रेरीज हैं, ठीक है, जैसे आप देख रहे हो नेटिव मेथड लाइब्रेरीज हैं, उनको जावा का कोड है जो जेवीएम है, उसके लिए क्या चाहिए, आपको इंटरफेस चाहिए। किसी भी चीज को आप, अगर आपका सेम, आपको मतलब आप अपने घर में हो तो ठीक है, ठीक है, लेकिन आपको अगर कहीं बाहर जाना है, जैसे मुझे ऑफिस जाना है, तो घर से ऑफिस के बीच में मेरा क्या एक इंटरफेस होगा, वो क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं रोड की बात करूं, तो रोड मेरा क्या है, इंटरफेस है। तो जो लाइब्रेरीज है और जो जावा का कोड है, इसके बीच में क्या चाहिए अपने को, एक इंटरफेस चाहिए। इंटरफेस मतलब एक माध्यम चाहिए। ठीक है, आपने नेटवर्किंग वगैरह में पढ़ा होगा, जो इंटरफेस होते हैं, जो वायरिंग है अपनी, ठीक है, वो क्या है कि इंटरफेस का काम करती है। वैसे यहाँ पे आपको क्या चाहिए, इंटरफेस चाहिए। तो उनकी जो लाइब्रेरीज की जो कैलकुलेशन है, वहां पे मैसेज भेजा, उसका रिजल्ट आया कि भाई मैसेज सक्सेसफुली, ठीक है, उन सब के लिए क्या यूज करेगा, नेटिव मेथड स्टैक्स। जो भी नेटिव लाइब्रेरीज आप यूज कर रहे हो, ठीक है, उनके डाटा को स्टोर करने का काम किस में होगा, नेटिव मेथड स्टैक्स में। ठीक है, चलिए, अब आगे अपन बात करते हैं एग्जीक्यूशन इंजन की। अब सी की बात करते हैं, तो सी के अंदर क्या है, अब आपने बहुत सारी लैंग्वेजेस देखी होंगी, उनमें क्या होता है, या तो कंपाइलर यूज होता है या इंटरप्रेटर यूज होता है। ठीक है, लेकिन जावा में क्या है, जावा के अंदर दोनों यूज होते हैं, इंटरप्रेटर भी अपन काम में लेते हैं और कंपाइलर भी अपन काम में लेते हैं। ठीक है, और ये वर्क कैसे करता है, चलिए इसके बारे में। और कंपाइलर कौन सा आपका, जिट कंपाइलर, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। जस्ट इन टाइम कंपाइलर मतलब
जब आपको जरूरत हो। ठीक है, जावा के अंदर क्या होता है वैसे इंटरप्रीटर, इंटरप्रीटर के बारे में सबको पता है कि इंटरप्रीटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है। वो सबसे पहले I10 को करेगा, ठीक है, इसको क्या करेगा, वो रीड करेगा और फिर बाइट कोड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, फिर क्या करेगा, प्रिंट करेगा और उसको बाइट कोड में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, उसको बाइट कोड में कन्वर्ट कर देगा। वो क्या करेगा, लाइन बाय लाइन चलता है इंटरप्रीटर। जबकि कंपाइलर क्या है, उस पूरे ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने का काम करता है। ठीक है, चलिए यहां पे छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूं कि इंटरप्रेटर कैसे काम करता है। और अच्छा, मैंने ऊपर भी आई ले रखा है, चलिए मैं इसको डबल आई ले लेता हूं। तो मैं एक लूप चला रहा हूं, आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10 एंड आई प्लस प्लस। इन सब के बारे में आपको बताने की ज्यादा जरूरत है नहीं, लूप वगैरह के बारे में, सब के बारे में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया जा चुका है। चलिए, अब इंटरप्रेटर कैसे काम करेगा, वो सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा और कन्वर्ट करेगा, फिर इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, फिर कन्वर्ट करेगा, ठीक है, फिर एग्जीक्यूट करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये इतने कोड की बात करूं, ठीक है, और एक लाइन को एग्जीक्यूट करने के लिए इंटरप्रेटर फॉर एग्जाम्पल मान लो 2 सेकंड्स ले रहा है। ठीक है, तो इंटरप्रेटर क्या कर रहा है, उसको जो भी आपका स्टेटमेंट है उसको रीड करेगा, उसको बाइट कोड में कन्वर्ट करने का काम करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपने वो क्या करेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी बात करूं तो इसको वो 2 सेकंड ले रहा है एग्जीक्यूट करने में। ठीक है, इसको भी वो 2 सेकंड लेगा। ठीक है, फिर जैसे यहाँ पे ये लाइन मेरा कितनी बार कोड एग्जीक्यूट होगा, ये मेरा कोड होगा 10 टाइम एग्जीक्यूट। तो यहाँ इंटरप्रेटर क्या करेगा, 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन चलेगा वो तो वापस। तो इस केस में वो कितना टाइम लेगा, 20 सेकंड काम में लेगा एग्जीक्यूट करने में। ठीक है, तो जहां पे अपना लूप वगैरह अपना घूमता है वहां पे अपन क्या यूज करते हैं, कंपाइलर यूज करता है। तो वो कौन डिसाइड करता है कि कौन सा कोड इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट करेगा, कौन सा कोड अपना कंपाइलर यूज करेगा, वो काम करता है जेवीएम। ठीक है, जेवीएम क्या करेगा, इस पूरे ब्लॉक को जो लूप है अपना, इसको किसको देगा, कंपाइलर को देगा। कंपाइलर इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा, वो जो अपना प्रोसेसर है उसकी मेमोरी में लोड कर देगा। ठीक है, और प्रोसेसर इसको क्या करेगा, 10 टाइम एग्जीक्यूट करेगा। तो कंपाइलर क्या करेगा, भाई सेम कोड है, वो क्या करेगा, इसको कंपाइल किया, ठीक है, इसका बाइट कोड बना दिया, वो किसको बोलेगा, माइक्रो प्रोसेसर को, कि आप इसको 10 टाइम एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करने के लिए फॉर एग्जाम्पल वो भी 2 सेकंड लेगा। ठीक है, और फिर वो कंपाइलर क्या करेगा, उसको लोड करने का फॉर एग्जाम्पल 2 सेकंड माइक्रो सर्वर में, तो वो सिर्फ 4 सेकंड लेगा। जबकि इंटरप्रेटर क्या है, वहां लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। तो जहां पे भी अपना लूप वगैरह होता है या जहां पे भी इंटरप्रेटर को लाइन बाय लाइन में काफी टाइम लग रहा होता है, वहां पे वो डिसाइड करता है कि किसको देना है, जिट कंपाइलर को। इसलिए इसको बोलते हैं जस्ट इन टाइम कंपाइलर। जिस टाइम क्या होता है, उसको जेवीएम को जब भी होती है कि यहाँ पे मुझे कंपाइलर यूज करना चाहिए, तो उस केस में वो क्या यूज करेगा, जिट कंपाइलर यूज करेगा। ठीक है, तो जिट कंपाइलर का क्या जिट कंपाइलर क्या है, ये जेवीएम का एक पार्ट है जो क्या करेगा, आपकी एग्जीक्यूशन की स्पीड को बढ़ाने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो जिट कंपाइलर क्या है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। क्लियर है सभी को, यहां तक किसी को कोई भी डाउट्स है कि मेमोरी एलोकेट वगैरह कैसे होता है, ठीक है, तो वो सब मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। ये सब आपका क्या है, रन टाइम पे सारा, ये सब सारा काम कब होता है आपका, रन टाइम पे। कौन सा, मेमोरी एलोकेशन का। क्लास लोडर सब सिस्टम के बारे में बता दिया, नेटिव मेथड लाइब्रेरीज कैसे काम करते हैं, इंटरप्रेटर जिट कंपाइलर आपको कैसे यूज करना है। ठीक है, किसी भी टाइप का कोई भी डाउट है या आप कोई भी टॉपिक पे चाहते हो कि उस टॉपिक पे मैंने वीडियो नहीं बनाया है, उसको और डिटेल में एक्सप्लेन करना है, तो आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हो। ठीक है, जिस भी टॉपिक्स में आपको दिक्कत होगी मैं उस पर वापस से वीडियो बना दूंगा, या और एक्सप्लेन में डिटेल में अगर किसी को टॉपिक समझ आने की जरूरत पड़ी तो अपन उसके डिटेल में भी बात करेंगे। चलिए, धन्यवाद आप सभी का। ठीक है, और साथ ही साथ सभी से रिक्वेस्ट है, बार बार यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, लाइक कमेंट एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। ठीक है, तो जिससे सभी को किसी को भी कोई भी डाउट्स है तो क्लियर कर सके। ठीक है, चलिए धन्यवाद आप सभी का।